एक रात के आसमान के नीचे, जहां पूरी चांद की रोशनी है, एक बड़ा और भयानक कैसल हराइजन पर दिखता है। कैसल के अंदर एक भयानक मंजर है जो एक खून से भरे बैटल के बाद का दिखाता है। खून से भरे बॉडीज इधर उधर पड़े हैं और एक गुस्सा भरी आवाज परपेट्रेटर रविस बेंदिका को एक शर्म का दाग कहकर डिस्क्राइब कर रही है। एक विशाल हॉल के बीच में, जो कॉप्सेस से भरा हुआ है, एक सर्वाइवर घुटनों के बल पड़ा है, बहुत जख्मी और कमजोर आवाज में पूछता है कि क्या किलर सोचता है कि वो अपने किए का अंजाम बचा सकता है, जिसे उसने मासकर कहा। रविस बेंदिका सर्वाइवर के ऊपर खड़ा है, एक यंग लड़का जिसके डिमोनिक फीचर्स और लाल हॉर्न्स हैं, और नाजुक ढंग से कहता है कि उसे हिल्ट फैमिली के एक्शंस का पूरी तरह पता था। वो मॉक करता है, पूछता है क्या उन्होंने सोचा कि उनके क्राइम्स कभी सीक्रेट रहेंगे। रविस मासकर शब्द यूज करने से इनकार करता है और अपनी ब्लडस्टेन्ड फिस्ट को पकड़ते हुए कहता है कि जो कुछ भी उसने किया वो सिर्फ एक डिजर्व्ड एग्जीक्यूशन था। फिर वो फर्म आवाज में अनाउंस करता है कि यह एग्जीक्यूशन बेंदिका फैमिली के नाम पर की गई है। उसके आसपास पर्पल ऑरा ग्लो करता है, जो उसके रिजॉल्व का प्रूफ है। एक आखिरी दर्द की चीख हॉल में गूंजती है, लास्ट सर्वाइवर के अंत का सिग्नल देते हुए और एक नई चैप्टर की शुरुआत का। बाद में रविस एक और हॉल में चेन्स में दिखता है, जहां एक और आवाज उसे डांट रही है, कहती है कि वो एक मिजरेबल फूल है जो अपनी लिमिट्स नहीं जानता। वो आवाज रिवील करती है कि उसने रविस को सिर्फ एविडेंस का बिट्रेयल लाने के लिए कहा था, पूरी फैमिली को मारने के लिए नहीं। वॉइस अक्यूज करती है रविस को, कहती है कि उसने डीमन वर्ल्ड के ऑर्डर को डिस्टेबलाइज करने की हिम्मत की। पता चलता है कि ये आवाज गैमेडिया बेंदिका, डीमन किंग और रविस का फादर की है, जो स्टर्नली अपने बेटे से कहता है कि इस बार उसने लिमिट क्रॉस कर दी। रविस अपनी शैकल्स में लटकता है और प्रोटेस्ट करता है कि हिल्ट फैमिली का बिट्रेयल सबके सामने था और उसका फादर खुद जानता था कि ये लोग ऐसे हैं जिससे कोई अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। वो गुस्से में कहता है कि उनके क्राइम्स इग्नोर किए गए सिर्फ इसलिए कि कुछ बीमार एल्डर्स उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो पनिशमेंट रोक रहे थे, सब एविडेंस के बावजूद। वो बिटरली पूछता है कितने क्राइम्स इग्नोर हुए जब कुछ मिस्टीरियस हुडेड फिगर्स दूर से उसे देख रहे हैं। किंग रिस्पॉन्ड करता है, रविस के लॉजिक को रिजेक्ट करते हुए, कहता है कि एग्जीक्यूशन के लिए स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स होते हैं, जहां रविस का ट्रिवियल पर्सनल जजमेंट नहीं चल सकता। रविस प्रोसीजर्स और एग्जीक्यूशन का मजाक उड़ाता है, कहता है कि एग्जिस्टिंग करप्शन के सामने ये सब रिडिकुलस है। वो चिल्लाता है, कहता है कि डीमन वर्ल्ड में सर्वाइवल का लॉ सिंपल और क्लियर है। अंधेरा और भी गहरा अंधेरा में खो जाता है। फिर वो अपने फादर, दी ग्रेट डीमन किंग, से एड्रेस करता है। रविस अपने फादर को ब्लेम करता है अपनी इनेबिलिटी के लिए कि वो इस ऑब्वियस अंधेरा, जो हिल्ट फैमिली के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, को स्वॉलो नहीं कर पा रहा। वो आगे बढ़ता है, पूछता है कैसे उसका फादर डीमन वर्ल्ड का किंग कहा जा सकता है, जब असली कंट्रोल और लॉज नोबल्स के पास है। किंग अपने बेटे को रिग्रेट भरी नजर से देखता है और कहता है कि ये सोच नाइव और शॉर्ट साइटेड है और उससे ट्रू फूल मानते हैं। रविस अपनी पोजीशन स्ट्रांगली डिफेंड करता है, कहता है कि बेंदिका फैमिली का सर्वाइवल सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि हिल्ट फैमिली का एक्सटर्मिनेशन हो, क्योंकि वो सब तरह के सिंस करते हैं थ्रोन जीतने के लिए। वो अपने फादर से पूछता है क्या यही असली रीजन नहीं था कि उसे इन्वेस्टिगेटर बनाया गया था, और ब्लेम करता है उन कावर्ड्स को जो हिल्ट फैमिली के पीछे छुपते हैं और रैम्पेंट करप्शन इग्नोर करते हैं। कुछ देर का साइलेंस होता है और फिर किंग डिस्पेयर में साई करता है, रियलाइज करता है कि अपने स्टबर्न बेटे को कन्विंस करना बेकार है। फिर उसका फादर आगे बढ़ता है और कहता है कि उसके पनिशमेंट का डिसीजन ऑलरेडी 12 ब्लैक सीट्स के अग्रीमेंट से लिया जा चुका है। यह सुनकर रविस शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने पनिशमेंट शब्द एक्सपेक्ट नहीं किया था। मंडी जीए किंग लाउडली अनाउंस करता है फाइनल वर्डिक्ट, रविस बेंदिका का एग्जाइल ह्यूमन वर्ल्ड में, क्योंकि उसने डीमन वर्ल्ड के लॉज वायोलेट किए और हिल्ट फैमिली के खिलाफ मासकर कमिट किया। रविस वर्डिक्ट की सेवेरिटी देखकर शॉक हो जाता है और भूल जाता है कि क्या फादर सच में उसे ह्यूमन वर्ल्ड में एग्जाइल करेंगे। वो बिविल्डर्ड पूछता है, तुम सच में सीरियस हो? किंग कंफर्म करता है कि रविस को अपने सिंस का प्राइस ह्यूमन वर्ल्ड में चुकाना पड़ेगा, जहां उसकी पावर्स सील कर दी जाएंगी, ताकि वो वहां बेंदिका फैमिली की ट्रू डिग्निटी सीख सके। रविस प्लीड करता है, बेगिंग कि ऑल्दो उसने हिल्ट फैमिली को मार दिया, उसने उनकी सोल्स डिस्ट्रॉय नहीं की, एक डेस्परेट अटेम्प्ट में अपना सेंटेंस लाइट कराने के लिए। लेकिन किंग उसकी प्ली इग्नोर करता है और हुडेड सोर्सरर्स को ऑर्डर देता है कि सेंटेंस इमीडिएटली एक्सिक्यूट करें। सोर्सरर्स एक ग्लोइंग मैजिक सर्कल ड्रॉ करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे मैजिक सर्कल ग्लो करता है, रविस वायोलेंटली अपनी चेन्स के अगेंस्ट रेजिस्ट करता है,
शाउट करता है कि वो ये अनजस्ट पनिशमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसके एफर्ट्स बेकार हैं। जैसे ही स्पेल कंप्लीट होता है, रविस एक तेज चीख दर्द से निकालता है। एक सोसरर उसके पास आता है और मॉकिंगली विस्पर करता है, एंजॉय योर टाइम प्रिंस, जो अपनी फैमिली के लिए शेम लेके आया। वो कहता है कि वो अपनी जगह गार्ड करेगा उसके एब्सेंस में, जो रविस को और गुस्सा दिलाता है और वो अपनी लास्ट मोमेंट्स में इंसल्ट्स हर्ल करता है। स्पेल का पावर इंटेंसिफाई होता है और रविस का बॉडी कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है एक फ्लैश ऑफ पर्पल एनर्जी में, और वो डीमन वर्ल्ड के कोर्टरूम से डिसअपियर हो जाता है। फिर रविस बेंदिका के खिलाफ सेंटेंस की कंडीशंस अपीयर होती हैं जो डिक्टेट करती हैं कि उसका एग्जाइल ह्यूमन वर्ल्ड में होगा, कुछ सख्त रूल्स के साथ। पहला रूल, वो ह्यूमन बॉडी में जिंदगी को फेथफुली जिए जो अब उसके अंदर है। दूसरा, अपनी जान खत्म करना मना है। और तीसरा, किसी भी ह्यूमन को मारना उसके लिए फॉरबिडन है। और अगर कोई भी रूल ब्रेक होता है तो उसकी सोल का डिस्ट्रक्शन गारंटीड है। ह्यूमन वर्ल्ड में अचानक एक यंग मैन अपनी बेड में जागता है, जैसे किसी हॉरिफिक नाइटमेयर से निकलकर। वो बिविल्डर्ड होकर अपनी हाथों को देखता है, फिर बेड के आसपास समझने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ। वो अपना सिर पकड़ के डिस्पेयर में है और गुस्से के साथ रियलाइज करता है कि वो सच में ह्यूमन वर्ल्ड में डिसेंड हो गया है। अब वो ह्यूमन बॉडी में ट्रैप्ड है और उसके अंदर रिजेंटमेंट भर गया है उस बाम्बी के लिए जिसने उसे बीट्रे किया था। वो वाव करता है कि जैसे ही वापस अपने वर्ल्ड में जाएगा, पहला काम होगा उसके हॉर्न्स रिप करना रिवेंज के लिए। अचानक वो अपने नए ह्यूमन बॉडी में तेज दर्द फील करता है और इरिटेट होकर पूछता है कि ये वीकनेस और पेन का रीजन क्या है। वो अपनी न्यू फॉर्म को फिर से देखता है और सोचता है कि ये फ्रेल बॉडी उसका प्रिजन बन गई है। मॉकिंगली वो सोचता है कि हिल्ट फैमिली आखिर तक यूजलेस ही रहे। फिर वो नोटिस करता है कि इस स्ट्रेंज वर्ल्ड में ब्रीदिंग डिफिकल्ट है और विश करता है कि काश कोई नियरबाई सल्फर का सोर्स होता जहां वो रिलैक्स कर सके। उसके थॉट्स एक वॉइस के आने से इंटरप्ट होते हैं जो रूम के डोर से आ रही है। जब वो टर्न करता है तो देखता है एक गर्ल उससे आ बोलती है। वो डीप कंफ्यूजन में देखता है और गर्ल दौड़कर उसके पास आती है, टाइटली हग करती है और कहती है कि फाइनली जग गया, सोचा नहीं कि कभी जागेगा। रविस सोचता है कि ये गर्ल कौन है और कंक्लूड करता है कि ये जरूर इस बॉडी के रिलेटिव है। इसी वक्त एक और वुमन डोर पे आती है और कहती है मीमी मिन्हो, जो रिवील करता है कि यही है इस ह्यूमन बॉडी की आइडेंटिटी। वुमन अपना फेस कवर कर लेती है और क्राई करना शुरू कर देती है, अपनी डीप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए और अपोलोजाइज करते हुए कि रवि को कितना पेन हुआ। रविस कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहा कि सिचुएशन क्या है या कैसे एक्ट करे। उससे याद आता है कि कहा गया था कि ह्यूमन वर्ल्ड एक टीम महान नारकोमी से है, और वो एंग्शियस होकर सोचता है कि क्या वो सच में यहां सर्वाइव कर पाएगा। एक आदमी रूम में आता है जो लगता है कि इस ह्यूमन बॉडी का फादर है, और उसकी वाइफ इमीडिएटली कहती है कि मिन्हो अभी अभी जग गया। कोल्ड और इमोशनलेस लुक के साथ फादर ऑर्डर देता है कि उठ जाओ और स्कूल के लिए प्रिपेयर करो कल से, याद दिलाते हुए कि वो एक वीक से बेडरिडन था और अब बहुत कुछ मेकअप करना है। मदर जेंटली ऑब्जेक्ट करने की कोशिश करती है, कहती है कि मिन्हो की कंडीशन अभी अनस्टेबल हो सकती है, लेकिन हस्बैंड शार्पली उसे साइलेंस कर देता है, कहता है कि सिर्फ जागना ही काफी है नॉर्मल लाइफ में रिटर्न करने के लिए। गर्ल एंग्शियस है और पूछती है आर यू ओके? रविस अपने पेरेंट्स को देखता है जैसे वो लीव कर रहे हैं और फील करता है एक डार्क और स्ट्रेंज ऑरा जो उनके अराउंड है, जिससे वो शॉक्ड और कंफ्यूज्ड हो जाता है। किसी अजीब वजह से रविस एडमायर कर रहा है उस क्रुएल्टी को जो मन में है और जो डीमन जैसे नेचर के इंसान को रिजेंबल करता है। वो सरप्राइज के साथ सोचता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में भी एक ह्यूमन है जिसकी नेचर डिमोनिक है। गर्ल नोटिस करती है उसके स्ट्रेंज फेशियल एक्सप्रेशंस और हेजिटेंटली उसे बुलाती है। रविस रियलाइज करता है कि ये एडमिरेशन इनवॉलंटरी था, लेकिन फिर वो सीरियस हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो बहुत केयरफुल रहेगा जब तक ओरिजिनल बॉडी ओनर की मेमोरीज वापस नहीं आ जाती और रियलिटी समझ नहीं आती। अगला दिन वो खुद को एक ह्यूज बिल्डिंग के सामने पाता है, अंडर क्लियर स्काई। वुमन कहती है हम आ गए हैं। रविस सोचता है ये स्कूल है क्या? वुमन कहती है कि अगर वो क्लासेस के दौरान थक जाए तो उसे कॉल करना। रविस अफर्मेटिव आंसर देता है और सीन यहां खत्म होता है। वो उसे चुपचाप जाते हुए देखती रहती है, बिना कुछ कहे, फिर खुद भी वहां से चली जाती है। जैसे ही वो स्कूल के एंट्रेंस की तरफ बढ़ता है, उसे याद आता है कि 600 साल पहले वो डेमन वर्ल्ड में एक स्कूल अटेंड करता था।
इतनी एडवांस्ड एज होने के बावजूद ह्यूमन स्कूल अटेंड करने का ख्याल ही उसके अंदर गहरी रेजेंटमेंट पैदा कर देता है। खुद को ये तसल्ली देते हुए कि ये सिचुएशन बिल्कुल हेल से अलग नहीं है, वो अपने आप को दोबारा याद दिलाता है कि ह्यूमन वर्ल्ड वाकई में हेल ही है, क्योंकि उसकी नज़रों में ह्यूमंस सिर्फ मॉर्टल बीइंग्स हैं जो ज्यादा से ज्यादा 100 साल भी जिंदा नहीं रहते। फिर वो अपनी क्लासरूम में एंटर करता है। वो अपनी सीट पर बैठ जाता है और एक डिसाइसिव डिसीजन लेता है कि इस वर्ल्ड में क्वाइट लीजिएगा, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी सोल डिस्ट्रक्शन के फेट से बच सके। लेकिन उसका अल्टीमेट गोल उसकी नजरों से अभी भी ओझल नहीं हुआ है। उसका मानना है कि हिल्ट फैमिली को एक्सटर्मिनेट करके उसने थोड़ा टाइम खरीद लिया है और अब उसे सिर्फ डेमन वर्ल्ड वापस लौटने का तरीका ढूंढना है ताकि वो अपने फादर की पोजीशन इनहेरिट कर सके। ये सब उसकी डिटर्मिनेशन से ड्रिवन है, क्योंकि वो अपनी रॉयल फैमिली, बेंडिका फैमिली, को दोबारा डेंजर के सामने आने से बचाना चाहता है। जब रवि अपनी सीट पर बैठकर खुद को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, तब दो स्टूडेंट्स उसके पास आते हैं। उनमें से एक उसे मॉकिंगली ग्रीट करता है, उसकी लंबी एब्सेंस का ताना मारते हुए। रवि उन दोनों को सावधानी से देखता है, उनकी आइडेंटिटी के बारे में सोचते हुए। तभी ब्लॉन्ड हेयर्ड स्टूडेंट अचानक वायलेंटली रवि के शोल्डर को पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या वो ओवरड्यू मेंबरशिप फीस लेकर आया है या नहीं। उसी मोमेंट पर मिन्हो का बॉडी इनवॉलंटरीली रिएक्ट करता है, एक इंस्टिंक्टिव रिफ्लेक्स ऑफ फियर के साथ, जो रवि को सरप्राइज कर देता है। रवि को रियलाइज होता है कि बॉडी ने अपने आप रिएक्ट किया है। उसके दिमाग में तेज फ्लैशेज के साथ कुछ मेमोरीज आती हैं, जिनमें दिखाया जाता है कि ओरिजिनल बॉडी ओनर मिन्हो को इन्हीं स्टूडेंट्स के हाथों पहले भी मारा और इंसल्ट किया जा चुका है। तब रवि सच समझ जाता है। जो पेन उसने उठते ही अपने पूरे बॉडी में महसूस किया था, वो और कुछ नहीं बल्कि इन हरामियों के हाथों हुई असॉल्ट का रिजल्ट था। बुली अपनी मौकरी जारी रखता है, पूछता है कि मिन्हो इतना डरा हुआ क्यों है जब वो अपने दोस्तों के बीच है, और उसे पहले से भी ज्यादा पैथेटिक बताता है। बुली रवि के सिर पर हाथ रख देता है, एक डीमीनिंग जेस्चर के साथ, और कहता है कि इतनी लंबी एब्सेंस के बाद उन्हें खुशी खुशी ग्रीट करना चाहिए था। फिर वो दोस्ती के टोकन के तौर पर जल्दी से मेंबरशिप फीस देने की डिमांड करता है। रवि के अंदर गुस्सा उबलने लगता है। वो विश्वास नहीं कर पाता कि एक मामूली सा ह्यूमन उसे इस तरह छूने और मारने की हिम्मत कर सकता है, जबकि वो डेमन्स का प्रिंस है। उसके दिमाग में डेमन वर्ल्ड के एक पुराने लेसन की याद आ जाती है, जहां उसकी टीचर ह्यूमंस के बारे में समझा रही थी। वो उन्हें वल्गर क्रीचर्स बताती थी, जो बिना हॉर्न्स के और भी ज्यादा अगली लगते हैं। स्टूडेंट्स ने भी तब एग्री किया था कि ह्यूमंस की बदबू आती है। टीचर ने अपनी एक्सप्लेनेशन कंक्लूड करते हुए कहा था कि ह्यूमंस इनफाइनाइटली वल्गर क्रीचर्स हैं, जो अपनी इनहेरेंट वीकनेस छुपाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। उसने ये भी बताया था कि वो एक फूलिश रेस है, जो डेमन्स और एंजल्स दोनों को एक साथ वर्शिप करती है, जो उनकी इग्नोरेंस का सबूत है। उस मेमोरी में यंग रवि ने कमेंट किया था कि इन स्टूपिड क्रीचर्स को जला देना चाहिए, और उसकी टीचर ने उसका स्ट्रांगली सपोर्ट किया था। लेसन का एंड एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर के साथ हुआ था, अगर कभी भी उनका सामना ह्यूमंस से हो, तो उनकी वल्गैरिटी को बिना किसी मर्सी के क्रश कर देना। प्रेजेंट में वापस आते हुए, जब बुली का हाथ अभी भी रवि के सिर पर होता है, रवि गुस्से से उबलने लगता है, सोचता है कि कैसे एक घटिया ह्यूमन उसे छूने की हिम्मत कर सकता है। एक स्विफ्ट मोशन में रवि बुली के हाथ को पकड़ता है और उसका सिर जोर से डेस्क की सरफेस पर दे मारता है। दर्द भरी चीख के साथ रवि सोचता है कि ह्यूमंस वाकई में कितने स्टूपिड होते हैं। बाकी स्टूडेंट्स स्टन्ड हो जाते हैं और दूसरा बुली गुस्से में उसके पास आता है, उसके फेस में चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। अचानक रवि को कुछ अजीब सा महसूस होता है जब उसकी आंख लाल रोशनी से चमकने लगती है, और सरप्राइज में रियलाइज करता है कि उसकी मैजिक पावर, जो सील की हुई थी, रिएक्ट कर गई है। बुली चिल्लाता है, उसे मौत की धमकी देता है और टॉन्टिंग के साथ पूछता है कि क्या वो डेड से वापस आने के बाद पागल हो गया है, उसके विकलांग एब्सेंस का रेफरेंस देते हुए। जब बुली उस पर पंच मारने की कोशिश करता है, रवि कुछ अमेजिंग नोटिस करता है। ह्यूमंस से निकलने वाली कर्सिस और ईविल एनर्जी उसकी मैजिक पावर को स्टिम्युलेट करती हैं। ये नई लिंक समझकर कर्सिस और मैजिक पावर के बीच रवि इजीली पंच डॉज करता है और बुली के फेस पर एक पावरफुल पंच डिलीवर करता है। बुली हवा में उड़ता है और जमीन पर गिरता है, जबकि उसके क्लासमेट्स शॉक में खड़े रहते हैं। रवि अपने हाथ को देखते हुए सोचता है कि ये पावर कैसे काम कर रही है ह्यूमन वर्ल्ड में, जबकि सील लगा हुआ था। उसने कंक्लूड किया कि ह्यूमन बॉडी में होने के बावजूद उसकी मैजिक पावर अब भी सराउंडिंग ईविल के साथ रिएक्ट करती है। शॉक में स्टूडेंट्स मिन्हो को देखते हैं,
सोच रहे होते हैं कि क्या ये वही वीक पर्सन है जिसे वो जानते हैं। दूसरा बुली अपने फ्रेंड को मारते देखकर गुस्से में आ जाता है। वो एक चेयर उठाता है और रवि पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, चिल्लाते हुए कि वो अपने फ्रेंड का बदला लेगा। एक स्टूडेंट जो ग्लासेस पहने है पीछे से आने वाले डेंजर के लिए मिन्हो को वार्न करता है। रवि कूली टर्न करता है, उसकी आंख लाल चमक के साथ। चेयर उसके तक पहुंचने से पहले रवि अटैकर पर एक क्विक ब्लो डिलीवर करता है और वो भी दर्द से गिर जाता है। दूसरा बुली घुटनों के बल गिरता है, इंटेंस पेन से काफ करते हुए, समझ नहीं पा रहा होता कि ये सडेन पावर शिफ्ट कैसे हुआ। रवि उसके सामने डिस्डेन के साथ खड़ा होता है, जबकि दूसरा उसे वीक बस्टर्ड कहता है। रवि कूली कहता है कि ह्यूमंस, जैसे वो कहते हैं, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए और ज्यादा वल्गर हो जाते हैं, और मॉकिंगली पूछता है कि क्या वो समझता है कि इंसल्ट्स उसे स्ट्रांग बना देंगे। वार्निंग के बिना वो एक पावरफुल किक डिलीवर करता है बुली के फेस पर, जो घुटनों के बल जमीन पर है। उस मोमेंट में उसके दिमाग में उसकी मां का इमेज आता है, एक डेमोनेस ऑफ प्रेस्टिज और पावर, और वो एक स्टार्टलिंग ट्रूथ रियलाइज करता है। ह्यूमन कर्सेस का सोर्स जो उसकी पावर को फीड करते हैं, वो अब उसकी मां खुद है। क्लासरूम में शॉक और बिविल्डरमेंट का माहौल बन जाता है, जब दोनों बुलीज, ताइवू और सन यून, जमीन पर अनकॉन्शियस पड़े रहते हैं। बाकी स्टूडेंट्स विस्पर करते हैं, ये बिलीव नहीं कर पा रहे कि वीक मिन्हो ने उन्हें डिफीट किया। रवि अपने फादर को अपने दिमाग में एड्रेस करता है, याद करते हुए कि उनके ऑर्डर्स थे कि क्वाइटली जियो और फिर छोड़ दो। लेकिन वो एक डेमोनिक स्माइल के साथ रियलाइज करता है कि शायद ये रूल उसके लिए सूटेबल नहीं है। फिर वो बाकी स्टूडेंट्स की तरफ टर्न करता है, जो डर के साथ उससे देख रहे होते हैं, और उनसे एक इम्प्लिसिट थ्रेट के टोन में पूछता है कि क्या कोई और भी है जो उसे इंसल्ट करना चाहता है और वही फेट फेस करना चाहता है, इनवाइट करते हुए अगर उनमें करेज है तो ट्राई करने के लिए। उसके पीछे एक डार्क ऑरा डेमन के फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है, जो उसके थ्रेट की सीरियसनेस को कंफर्म करता है। वो अपना प्रोवोकेटिव क्वेश्चन रिपीट करता है कि कौन उसे कर्स करना चाहता है। स्टूडेंट्स डिसबिलीफ में उससे देखते हैं, सोचते हुए कि क्या ये सच में वही मिन्हो है जिसे वो जानते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट विथ ग्लासेस जो अमेज में था जब मिन्हो इतना स्ट्रांग बन गया। साइलेंस के बाद वो स्टूडेंट विथ ग्लासेस कॉशियसली रवि के पास आता है और पूछता है कि सब कुछ होने के बाद वो ओके है या नहीं। रवि रियलाइज करता है कि ये वही स्टूडेंट है जो पहले उससे बुलीज के बारे में वार्न करने की कोशिश कर रहा था। तो रवि उस स्टूडेंट को अब एक अलग ही नजर से देखने लगता है। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक डेमोनिक आइडिया आता है कि शायद ये लड़का इस वर्ल्ड में उसका परफेक्ट सर्वेंट बन सकता है। लेकिन वो अपनी नीयत छुपाता है और सिंपल जवाब देता है कि वो ठीक है। स्कूल का दिन खत्म होने के बाद वापस जाते हुए ग्लासेस वाला स्टूडेंट अभी भी जो हुआ उससे इंप्रेस था, और मिन्हो की स्ट्रेंथ और उसके बुलीज का अकेले सामना करने की एबिलिटी की खुलकर तारीफ करता है। तभी स्टूडेंट अपने कंपेनियन को एक अजीब सवाल पूछकर सरप्राइज कर देता है, ये सोचते हुए कि क्या मिन्हो किसी और वर्ल्ड से रीइंकारनेट हुआ है या कुछ ऐसा। ये सुनकर रवि एक मोमेंट के लिए शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कि क्या ये ह्यूमन इतनी जल्दी उसकी असली आइडेंटिटी डिस्कवर कर गया है। लड़का अपनी इनोसेंट गेसेस जारी रखता है, सोचता है कि शायद वो मुरिम वर्ल्ड से आया है या किसी वीडियो गेम के अंदर से निकला है, जो रवि को और एंग्जायस कर देता है। उसके दिमाग में ये डर घूमने लगता है कि अगर ये पोटेंशियल सर्वेंट उसकी आइडेंटिटी समझ गया तो उसके क्या कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं। रवि को बानी के साथ हुई एक पुरानी कन्वर्सेशन याद आ जाती है, जिन्होंने उसे सख्ती से वार्न किया था कि उनके वर्ल्ड में ह्यूमंस को मत मारो, क्योंकि उस पनिशमेंट में उसकी सोल का टोटल एनिहिलेशन हो सकता है। लेकिन रवि ने तब ऑब्जेक्ट किया था, ये याद दिलाते हुए कि उसकी टीचर सिंथिया हमेशा कहती थी कि कोई भी वल्गर ह्यूमन मिले, उसे क्रश कर दो। बैम्बी ने समझाया था कि टीचर के वर्ड्स सिर्फ पासिंग कमेंट थे, और डेमंस को ह्यूमन डेथ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसकी वजह ये थी कि डेमंस डेथ के गॉड्स जैसे होते हैं, और उन पर ह्यूमन सोल्स के लिए एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रवि ने तब इस बात को डिसमिस कर दिया था, ये पॉइंट आउट करते हुए कि वो सुनता रहता है कि ह्यूमंस वैसे भी एक दूसरे को मारते रहते हैं। फिर भी बैम्बी ने ये एडमिट किया था कि ह्यूमंस वाकई फूल्स हैं, लेकिन यही फॉली डेमंस के एग्जिस्टेंस का रीजन है, ऑर्डर मेंटेन करने वाले उनके रोल को रेफर करते हुए। डेमन ने अपनी एडवाइस कंक्लूड की थी और रवि को रूल याद रखने की जरूरत बताई थी। लेकिन रवि ने फिर भी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, नाइवली बिलीव करते हुए कि फ्यूचर किंग ऑफ डेमंस होने के नाते उसे कभी ह्यूमन वर्ल्ड में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रेजेंट में वापस आते हुए रवि एक रियल डिलेमा में फंस जाता है। अगर उसे ह्यूमंस को मारना मना है
तो वो समझ नहीं पाता कि जरूरत पड़ने पर उन्हें साइलेंस कैसे करेगा। तभी वो लड़का उसके थॉट्स को इंटरप्ट करता है और बताता है कि उसका सवाल सिर्फ एक विश था, ये एक्सप्रेस करते हुए कि वो चाहता है कि रीइंकारनेशन का आइडिया सच हो, ताकि वो खुद भी किसी और वर्ल्ड में वेकअप कर सके। रवि उसकी तरफ टर्न करता है और नोटिस करता है कि उस लड़के से एक मिसरेबल पेन की बदबू आ रही है। लड़का एक्सेप्ट करता है कि रीइंकारनेशन का आइडिया लॉजिकल नहीं लगता, लेकिन वो अपना एक्सप्लेनेशन देता है क्लासरूम में जो हुआ उसके लिए, ये बिलीव करते हुए कि वो जानता है कि मिन्हो ने कितना दर्द सहा था उसके एक्सप्लोड होने से पहले। रवि को थोड़ी रिलीफ मिलती है, ये रियलाइज करते हुए कि लकीली उस लड़के ने उसकी रियलिटी के बारे में कुछ भी डिस्कवर नहीं किया। फिर लड़का मिन्हो की तारीफ करता है, कहता है कि वो क्लास में वाकई अमेजिंग था, जिससे रवि अंदर से डिस्गस्ट फील करता है और सोचता है कि एक मामूली ह्यूमन से तारीफ मिलना कितना नफरत भरा है। शाम को रवि अपने रूम में बैठकर पूरे दिन के इवेंट्स के बारे में सोचता है और खुद को कंफर्म करता है कि उसकी डेमोनिक एनर्जी वाकई स्टिम्युलेट हुई थी जब ह्यूमंस ने उस पर इंसल्ट्स किए थे। ये एक डेमन के लिए स्ट्रेंज है, क्योंकि उसकी पावर्स ह्यूमन बॉडी में सील की हुई हैं। वो इस पर रिफ्लेक्ट करता है कि आखिर हुआ क्या। फिर उसके फेस पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है, ये रियलाइज करते हुए कि उसने अपनी सील में एक लूपहोल डिस्कवर कर लिया है। वो एक मोमेंट के लिए अपनी वैनिटी में खो जाता है और कंक्लूड करता है कि रवि बेंडिका के लिए इस वर्ल्ड में भी उसकी एबिलिटीज पर कोई रियल लिमिट नहीं है। लेकिन उसकी एरोगेंस ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अचानक एक तेज और शार्प पेन उसे हिट करता है, जिससे वो बेंड ओवर होकर ग्रोन करता है। वो अपने बेड पर गिरता है, ये रियलाइज करते हुए कि उसकी ह्यूमन बॉडी उसकी डेमोनिक एनर्जी को विथस्टैंड नहीं कर सकती। पेन पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। वो बेड पर लेट जाता है, स्वेटिंग करते हुए, ग्रोनिंग करते हुए, सोचते हुए कि सिर्फ एक दिन ह्यूमन के रूप में जीना ही कितना एगोनाइजिंग है। अपने दांत ग्राइंड करते हुए, ये बिलीव करते हुए कि वो पेन की वजह से कभी सो नहीं पाएगा, वो अचानक डीप स्लिप में गिर जाता है। इस तरह ह्यूमन वर्ल्ड में अपने फर्स्ट एग्जॉस्टिंग डे को एंड करता है। नए दिन के साथ सूरज स्कूल के ऊपर उगता है, अनाउंस करता हुआ कि डेमन प्रिंस के एडवेंचर्स का अगला चैप्टर ह्यूमन वर्ल्ड में शुरू हो चुका है। स्कूल से वापस जाते हुए ग्लासेस वाला स्टूडेंट अपनी ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस एक्सप्रेस करता है, अमेज होकर सोचता है कि कितने दिनों बाद उसने एक नॉर्मल स्कूल डे स्पेंड किया है। फिर वो मिन्हो को थैंक्स कहता है, ये एडमिट करते हुए कि उसकी वजह से किसी ने भी उन्हें डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन रवि कोल्डली रिप्लाई करता है, कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे सिर्फ फाइटिंग में इंटरेस्ट है। अंदर से वो अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर एडमिट करता है कि वो अपनी न्यूली डिस्कवर्ड डेमोनिक एनर्जी को टेस्ट करना चाहता है। अचानक पीछे से एक आवाज उसका पूरा नाम लेकर बुलाती है, युंग मिन्हो। वो और उसका कंपेनियन रुक जाते हैं और सरप्राइज में पीछे देखते हैं। एक यंग मैन जो थोड़ा ओल्डर लगता है उनके पास आता है, साथ में वही दो बुलीज होते हैं जिन्हें रवि ने प्रीवियस डे डिफीट किया था। वो हॉस्टाइल टोन में पूछता है कि क्या रवि ही था जिसने उसके छोटे भाई पर अटैक किया। ये ओल्डर यंग मैन, जो बुली ग्रुप का लीडर लगता है, आगे आता है और मॉकिंगली कहता है कि वो मीगर मेंबरशिप फीस के बदले उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर वो पूछता है कि रवि ने इतनी डेयरिंग के साथ उस फेवर का जवाब कैसे दिया। रवि की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठती है, क्योंकि वो इस सिचुएशन में अपनी पावर यूज करने का एक नया मौका देखता है। वो स्माइल करता है और प्राउड होकर अपनी तरफ पॉइंट करते हुए एडमिट करता है कि वही परपेट्रेटर है, जबकि उसका फ्रेंड उसकी इस बोल्डनेस से टेरिफाइड हो जाता है। लीडर गुस्से में उसे ऑर्डर देता है कि उसके पीछे चलो और रवि पूरी खुशी और एक्साइटमेंट के साथ एग्री कर देता है, जिससे उसके फ्रेंड में पैनिक हो जाता है, जो देख रहा होता है कि वो मुस्कान के साथ डेंजर की तरफ जा रहा है। वहीं बुली का लीडर अपने भाई ताइवू को डांट रहा होता है, याद दिलाते हुए कि उसने पहले ही वार्न किया था कि वो मार खाने से बचे। वो एक डिमीनिंग टोन में कहता है कि वो विश्वास नहीं कर सकता कि वो एक वीक पर्सन के हाथों हार कर वापस आ गया। ताइवू सबमिसिवली अपोलॉज करता है अपने भाई से। ओल्डर ब्रदर रविविस के पास आता है, जो कूली खड़ा है, और पूछता है कि इस सिचुएशन में वो क्या करे, क्लेम करते हुए कि अगर वो उसे छोड़ देगा तो वो एक बुरा ओल्डर ब्रदर लगेगा जो अपने सिबलिंग को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। फिर वो एक डिमीनिंग जेस्चर करता है, रवि के सिर को अपनी उंगली से छूता है और मॉकिंगली पूछता है कि क्या ये उसकी माँ ने उसे ये सीखा था अपने काइंड फ्रेंड्स पर अटैक करने के लिए। एक कोल्ड और प्रोवोकेटिव स्माइल के साथ रवि जवाब देता है कि हाँ, उसने वैसे ही सीखा था, जो बुली को और गुस्सा दिलाता है, क्योंकि वो उसे सिर्फ एक रूड बस्टर्ड समझता है। बुली मॉकिंगली लाफ करता है, रवि की बोल्डनेस को बिलीव नहीं कर पाता,
लेकिन वो सरप्राइज हो जाता है जब रवि को एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ देखता है। रविविस की आंख लाल चमक रही होती है और वो सोचता है कि कर्सेस जो उसकी मां की याद दिलाते हैं हमेशा एंजॉयबल होते हैं और स्ट्रेंथ का सोर्स भी हैं। एक स्विफ्ट मोशन में रविविस बुली के हाथ को पकड़ लेता है जो उसे हिट करने वाला था और फोर्सफुली ट्विस्ट करता है, जिससे बुली इंटेंस पेन में चीखता है। बुली दर्द में रित करते हुए रविविस अपनी मां को अपने थॉट्स में एड्रेस करता है, एडमायर करते हुए कि उसने ह्यूमन टंग को इतना स्ट्रॉन्ग पॉइजन ऑफ कर्सेस कैरी करने दिया। फिर बुली के फेस पर एक पावरफुल ब्लो डिलीवर करता है। रविविस अपनी मां की टीचिंग्स को याद करता है जो कहती थीं कि फिजिकल वायलेंस सिर्फ बॉडी को रेस्ट्रेन करता है और करप्ट वॉइस फुल ऑफ कर्सेस ही सोल को कंज्यूम करती है, और ये मिसरेबल ह्यूमंस अपनी कर्सेस के थ्रू डेसेपरेट कॉल करते हैं। फिर वो एक और पंच डिलीवर करता है। बुली का यंगर ब्रदर और उसके फ्रेंड्स हॉरर और बिविल्डरमेंट में सीन देखते हैं, बिलीव नहीं कर पा रहे कि उनका स्ट्रॉन्ग ब्रदर ऐसे हार रहा है। रविविस का फ्रेंड कंप्लीटली शॉक्ड खड़ा है, जबकि डिफीटेड बुली अपने फॉलोअर्स को चिल्लाता है, ऑर्डर देते हुए कि ये बस्टर्ड किल करो और आइडली मत खड़े रहो। रविविस ग्रुप को अटैक के लिए प्रिपेयर होते देखकर खुशी से सोचता है कि पैक के साथ अटैक करना उसके लिए और अच्छा है। रविविस रियलाइज करता है कि ग्रेटर पावर अक्यूमुलेट होती है ताकि ग्रेटर इविल का सामना किया जा सके, और जब बुलीज एक साथ अटैक करते हैं वो अपनी पावर अनलीश करता है और इजीली सबको डिफीट कर देता है। रविविस का फ्रेंड फियर में स्क्रीम करता है, वायलेंट फाइट देखकर। बैटल के बाद रवि कूली खड़ा होता है, बुलीज जमीन पर पड़े हुए। डीपली ब्रीद लेते हुए वो ओल्डर बुली को देखता है जो जमीन पर ब्लड कॉफ कर रहा है। अपनी पावर अनलीश करने के बाद वो रिफ्रेश्ड और सेटिस्फाइड फील करता है। रविविस अपने अंकल को याद करता है, वो डेमोनिक बीइंग्स जिन्होंने ह्यूमंस को वायलेंस दिया था जब उसकी मां ने कर्सेस क्रिएट किए थे, और अब उसके पीछे की विजडम को समझता है। कॉन्विंस होकर कि वायलेंस बेस्ट वे है, वो साइलेंटली अपने अंकल को थैंक्स देता है जब उसका फ्रेंड एंग्जियसली उसे कॉल करता है। रवि अपनी तरफ डेमोनिक स्माइल के साथ टर्न करता है। वहीं एक रैट ग्लोइंग रेड आइज के साथ अपीयर होता है, साइलेंटली सीन देख रहा होता है। ये रैट सिर्फ एक मीन्स था मिशन को मॉनिटर करने के लिए। सीन फिर दिखाता है रवि को अननोन पार्टी को रिपोर्ट करते हुए, कंफर्म करते हुए कि मिशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तब एक मिस्टीरियस फिगर थ्रोन पर बैठा दिखाई देता है, रैट के थ्रू रवि को देख रहा है और रवि से एड्रेस करता है। वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है, रविविस का अंकल, जिसके बारे में वो अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था। डेमन वर्ल्ड में एक इंपोजिंग अपीयरेंस वाला आदमी स्टोन थ्रोन पर बैठा है और मजा लेते हुए कमेंट करता है कि उसका नेफ्यू रविविस शायद उसके गिफ्ट को पसंद कर गया। बैम्बी सोच रहा होता है कि वो गिफ्ट वाकई में कुछ भी नहीं था, बस एक ब्लडी मॉन था जो उसने रविविस की आंख में ट्रेडिशनल सील स्टोन के बजाय प्लांट किया था। फिर वो कनिंग स्माइल के साथ सोचता है कि रविविस कितनी देर तक एंड्योर कर पाएगा। रविविस का अंकल लाउडली लाफ करता है, कमेंट करते हुए कि वो बस्टर्ड रविविस वाकई में पूरी हिल्ट फैमिली को एक्सटर्मिनेट करने में कामयाब हो गया। बैम्बी ऐड करता है कि रविविस हमेशा स्टबॉर्न रहा है और सिर्फ वही काम करने से सेटिस्फाइड होता है जो उसे पसंद हो। फिर रविविस का अंकल किंग गमादिर की क्रुएल्टी के बारे में कमेंट करता है, जो अपने बेटे को ह्यूमन वर्ल्ड में एक्साइल करने में एक मोमेंट भी हेजिटेट नहीं किया, और सोचता है कि कौन रविविस की स्टबॉर्ननेस तोड़ सकता है। बैम्बी रिप्लाई करता है कि किंग गमादिर की डॉक्ट्रिन हमेशा यही रही कि सब्जुगेशन बाय फोर्स ही एकमात्र तरीका है मैलिशियस बस्टर्ड्स को डील करने का। अंकल ऐड करता है कि ह्यूमन वर्ल्ड वही जगह है जहां हेनियस क्राइम्स करने वाले लोग डेमन वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी एक्साइल किए जाते हैं, और रविविस के लिए इस वर्ल्ड में अडेप्ट करना इजी नहीं होगा। वो एक पुरानी मेमोरी याद करता है, जब रविविस छोटा बच्चा था, ट्रबल क्रिएट करता था और अपने अंकल को बुलाता था उसे बचाने के लिए, उसे डिस्क्राइब करते हुए एक लिटिल बस्टर्ड के रूप में जो जल्दी बड़ा हुआ और ट्रबल स्टार्ट किया। फिर बैम्बी पूछता है कि क्या यही वजह है जिसकी वजह से अंकल ने उसे मैजिक ब्लड स्टोन गिफ्ट किया। बानी अपने मास्टर बार्किन को इन्फॉर्म करता है कि वो उन सिनर्स को रिवील करने के लिए रेडी है जो ह्यूमन वर्ल्ड में एक्साइल किए गए थे। बार्किन ईविल स्माइल के साथ ऑर्डर देता है कि उन्हें रिवील करो। बानी एक्सप्लेन करता है कि चूंकि रवि ह्यूमन वर्ल्ड में डिसेंड हो गया है, वो इंसेवरेबली उन सिनर्स का सामना करेगा जो टेरिफाइंग और वेरीड फॉर्म्स में अपीयर होते हैं। बानी प्रिपेयर करता है उन डार्क फोर्सेज को ह्यूमन वर्ल्ड में अनलीश करने के लिए। बानी अपनी मैजिक रिलीज करता है और एक डार्क पोर्टल मैनिफेस्ट करता है जहां से ईविल स्पिरिट्स फॉर्म होते हैं। बार्किन डिक्लेयर करता है कि वो बड़े एंटिसिपेशन के साथ देख रहा है क्या होगा, अपने नेफ्यू रवि को अश्योर करते हुए कि वो अब सच्ची डार्कनेस एक्सपीरियंस करने वाला है।
ह्यूमन वर्ल्ड में रवि अपने फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठता है, जहां फ्रेंड एक्सट्रीम फैसिनेशन एक्सप्रेस करता है जो हुआ और अमेज्ड होकर वंडर करता है कि मिन्हो ने तायब का ब्रदर इतनी इजीली कैसे डिफीट किया, सीन को डिस्क्राइब करते हुए जैसे एक सिनेमैटिक मूवी हो। रवि ट्राई करता है हाइड करने के लिए कि स्पाइसी फूड से कितना इफेक्ट हुआ और क्लेम करता है कि उसकी आंखों में आंसू सिर्फ स्वेट हैं। जब उसका फ्रेंड पूछता है कि क्या वो रो रहा था, वो जेंटली स्कोल्ड करता है क्योंकि रवि ने इंसिस्ट किया था कि वो स्पाइसी लेवल ऑर्डर करे। लेकिन रवि सोचता है कि एक डेमन जो हेल अवॉइड करता है वो डेमन ही नहीं है। अचानक उसके फ्रेंड का फोन रिंग करता है और स्क्रीन पर जिनजी का नाम आता है। फ्रेंड वहां फ्रीज हो जाता है, पूरे टेरर के एक्सप्रेशन के साथ। फ्रेंड स्टैमर करता है रवि से बात करते हुए और नर्वसली कहता है कि उसने अर्जेंट कॉल रिसीव किया है और आंसर नहीं कर सकता। फिर वो अपोलॉज करता है और रवि से कहता है कि वो पहले चला जाएगा और फूड एंजॉय करे। फ्रेंड जल्दी से चला जाता है, रवि अकेला रह जाता है और उसके स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में सोचता है। वहीं एक डार्क रूम के अंदर एक टैटूड वुमन अपीयर होती है, एक रेस्टोरेंट आदमी को शार्प टूल से थ्रेटन करते हुए, वार्न करते हुए कि मूव मत करो। वो उसे ब्लेम करती है कि उसने अपना पैसा टाइम पर नहीं दिया, कहती है कि इसने उसका वर्कलोड बढ़ा दिया और वॉल पर दूसरे विक्टिम्स के फोटोज अपीयर होते हैं जो उसी फेट से गुजरे हुए हैं। वुमन अपना काम फिनिश करती है, आदमी के फेस पर टैटू मार्क करते हुए, फिर मॉकिंगली कमेंट करती है कि शायद उसकी स्किन अच्छी है क्योंकि टैटू परफेक्टली सेट हो गया। उस मोमेंट पर एक बड़ा आदमी रूम में एंटर करता है और जी को बताता है कि उसने रिक्वेस्टेड पर्सन ला दिया है। रविविस का फ्रेंड डर के मारे ट्रेम्बलिंग होता है। जाई उसकी तरफ गुस्से से देखती है, पूछते हुए कि डिले का रीजन क्या है, फिर मॉकिंगली उसे इनवाइट करती है कि वो देखे कि उसने क्या किया है। जी फ्रेंड के फेस को फोर्सफुली पकड़ती है और उसे टॉर्चर्ड आदमी को देखने के लिए मजबूर करती है, ऑर्डर देते हुए कि आंखें खोलकर क्लोजली सीन देखे। जी रविविस के टेरिफाइड फ्रेंड से पूछती है कि क्या वो समझ रहा है कि ये हॉरिफिक सीन उस आदमी के लिए क्या मतलब रखता है जो उसके सामने टॉर्चर हो रहा है। फिर वो कोल्डली एक्सप्लेन करती है कि जो वो देख रहा है वो उस आदमी का पनिशमेंट है क्योंकि उसने अपनी डेब्ट्स पे नहीं की, उसे एक छोटे थीफ के रूप में डिस्क्राइब करते हुए जिसे उसका ड्यू मिला है। उसके बाद जाई अपनी थ्रेट एक लड़के लिमिन की तरफ टर्न करती है, मेलिशियस टोन में पूछती है कि उसने उनके बीच का प्रॉमिस पूरा करने में क्या प्रोग्रेस की है। लिमिन एवेड करने की कोशिश करता है, स्टैमर करते हुए कि कुछ अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल्स आए हैं उसके रास्ते में। जाई उसके वीक एक्सक्यूज से एक्सप्लोड करती है, पूछते हुए कि क्या वो समझता है कि वो मजाक कर रही है, फिर फोर्सफुली उसे जमीन पर धकेल देती है और उसके फेस में चिल्लाती है, डिनाउंसिंग उसकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जो वो उससे मांग रही है। थ्रेट एस्केलेट होता है जब वो उसे ग्रैब करती है और टैटू मशीन उसके हाथ के पास ले आती है, वंडर करते हुए कि क्या वो अपनी वर्ड्स उसके हाथ के बैक पर एंग्रेव करे ताकि वो समझ जाए। लड़का इंटेंस फियर में चीखता है, उसे रुकने के लिए बीक करते हुए। जी फ्राइटनिंगली कॉम वॉइस में कहती है कि ध्यान से सुन और ये उसका लास्ट चांस है। फिर वो जमीन पर पड़े आदमी की तरफ पॉइंट करती है, वार्न करते हुए कि वो नहीं चाहती कि वो भी उसी कंडीशन में हो। उसका फाइनल ऑर्डर होता है कि वो एक्जैक्टली वही एग्जीक्यूट करे जो उसे बोला गया है और सुनिश्चित करे कि जल्दी रेडी हो। उस रात लिमिन अपने रूम में कंप्यूटर के सामने बैठता है, इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट में वंडर करते हुए कि क्या ये सही है कि वो जो बोला गया वो कंप्लीट करे। लेकिन उसने रियलाइज किया कि अगर वो नहीं करेगा तो जिंग जी उस पर मर्सी नहीं दिखाएगी। वो अंधेरे में काम कंटिन्यू करता है, थ्रेट और फियर के वेट में अपनी मिशन कंप्लीट करने के लिए मजबूर होकर। वहीं रविविस अपने बेड में इंटेंस स्टमक पेन के साथ वेकअप करता है, एनोइंगली वंडर करते हुए कि क्या यही फिजिकल एंड्योरेंस है। वो फील करता है कि पूरा बॉडी टूट रहा है और शोल्डर डिसलोकेट होने वाला है सिंपल फाइट के इफेक्ट से। इनक्रेडिबली वीक ह्यूमन बॉडी से सीथिंग विथ रेज वो उठता है और डिटर्मिनेशन के साथ एथलेटिक एक्सरसाइजेज स्टार्ट करता है, खुद को कंफर्म करते हुए कि वो रविविस बेंडिका किसी ट्रिवियल चीज से कोलैप्स नहीं होगा और वो अपने आप को एब्सोल्यूट लिमिट्स तक पुश करता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि वो इस ट्रिवियल ह्यूमन बॉडी को चाहे जितनी भी कॉस्ट लगे रिहेबिलिटेट करेगा और कोई भी पेन उसको कभी सबमिट नहीं करवा सकता। अगला दिन स्कूल में लिम्स्कायन हॉलवे में चलता है, हाथ में एक छोटा डिवाइस पकड़े हुए। वो डिवाइस के एप्लीकेशन को देखता है और सोचता है कि ये मैटर वाकई में एक्सट्रीमली डेंजरस है। जाई के लास्ट वर्ड्स उसके दिमाग में इको करते हैं जब उसने ऑर्डर दिया था कि वो एश्योर करे कि सब कुछ रेडी हो। लिम कंफ्यूज्ड खड़ा है, डिस्पेयर में सोचता है कि इस डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या करे। रविविस उसके थॉट्स इंटरप्ट करता है,
अचानक अपना हाथ उसके शोल्डर पर रखकर, जिससे लिम जंप कर जाता है टेरर में और एक फेंट क्राई लेट आउट करता है। रविविस कैल्मली पूछता है कि ये पैनिक और सरप्राइज का रीजन क्या है। लिम एक मोमेंट सोचता है कि मिन्हो की मदद मांगे, लेकिन तुरंत अपने आइडिया से रिट्रीट कर लेता है, रियलाइज करते हुए कि चाहे मिन्हो अब कितना भी स्ट्रांग हो, उसका इन्वॉल्वमेंट जिंजी और उसके गैंग के साथ एक्सट्रीमली डेंजरस होगा। इसके बजाय वो डिस्पेयर में रविविस पर लीन करता है, डिटरमाइंड कि वो अपने फ्रेंड को इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं होने देगा। उस मोमेंट रविविस एक स्ट्रेंज और फैमिलियर सेंट पिक करता है। जब वो सोचता है कि ये सेंट पहले भी उसने स्मेल किया है, एक ऑरेंज हेयर्ड गर्ल अचानक उनके सामने स्टंबल करती है और जमीन पर गिर जाती है। सैन चिल्लाता है, गर्ल का नाम सियोंगी लेते हुए, और स्टूडेंट्स एंग्जियस होकर उसके अराउंड गेदर हो जाते हैं, पूछते हुए कि वो ओके है या नहीं। सैन जल्दी से उसके पास निकलता है, एंग्जियस पूछते हुए कि क्या वो बीमार है। गर्ल वायोलेंटली कॉगिंग स्टार्ट करती है, फिर वॉमिट करती है और ग्राउंड पर ट्रेम्बल करती है, जिससे आसपास के सब लोग टेरर और शॉक में आ जाते हैं। रवि इंटेंसली फोकस करके सीन देखता है, उसकी आंख लाल ग्लो करती है और इमीडिएटली रियलाइज करता है कि जो वो देख रहा है वो डेमोनिक एनर्जी है, और बिविल्डरमेंट में सोचता है कि एक ह्यूमन के पास ऐसी एनर्जी कैसे हो सकती है। एक आदमी गर्ल की तरफ रश करता है जो जमीन पर पड़ी है। सियोंगी लाउडली पूछती है कि क्या हो रहा है। जब वो उसको अपनी बैक पर कैरी करके वेक अप करने की कोशिश करता है, वो डिसाइड करता है कि उसको तुरंत क्लिनिक ट्रांसफर करना चाहिए। जैसे ही वो पास करते हैं, रवि ग्लिम्प्स लेता है गर्ल के रिस्ट पर एक स्ट्रेंज टैटू का, जो उसका इंटेंस अटेंशन कैच करता है। फिर उसकी आंखें शॉक में वाइड हो जाती हैं जब वो रियलाइज करता है कि ये टैटू कोई और नहीं बल्कि हिल्ट फैमिली का एम्ब्लेम है, जिसे उसने एक्सटर्मिनेट किया था, और वो गुस्से में वंडर करता है कि ये एम्ब्लेम ह्यूमन बॉडी पर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। बर्निंग आइज के साथ वो डिसाइड करता है कि इस मिस्टेरियस मैटर को खुद इन्वेस्टिगेट करेगा। बाद में रवि हुडी केप पहनकर अपनी आइडेंटिटी हाइड करते हुए क्लिनिक रूम की तरफ स्नीक करता है, लेकिन एक नर्स गार्ड उसे डोर पर रोक लेती है। वो पूछती है कि क्या वो सियांगी का फ्रेंड है और स्टर्नली बताती है कि गर्ल को रेस्ट की जरूरत है और विजिट्स अलाउड नहीं है। कोल्ड लुक और ग्लोइंग रेड आई के साथ रवि मिस्टेरियस वर्ड्स विस्पर करता है, अपनी डेमोनिक पावर यूज करके उसको ऑब्लिवियन में डाल देता है। नर्स फ्रीज हो जाती है और उसकी आंखें एम्प्टी वाइट हो जाती हैं, इंडिकेटिंग कि वो स्पेल के इन्फ्लुएंस में आ गई है। वो क्वाइटली सीट पर बैठ जाती है आउटसाइड रूम, कोमा जैसे स्टेट में। रवि बिना किसी हिंड्रेंस के रूम में एंटर करता है और सोचता है कि ये लेवल ऑफ एबिलिटी पॉसिबल है इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ डेमोनिक एनर्जी के साथ, लेकिन इसका इफेक्ट शायद टेम्पररी होगा। गर्ल जो कॉन्शियसनेस रिगेन कर चुकी है, उसकी प्रेजेंस से सरप्राइज होती है और पूछती है कि वो कौन है। रवि थ्रेटनिंग टोन में रिप्लाई करता है, पूछते हुए कि वो हेल के नाम पर कौन है। गर्ल उसके फेस में चिल्लाती है एंग्रीली, डिनाउंसिंग उसके सडेन इंट्रूजन को अपने रूम में। और फिर एक स्विफ्ट मोशन में रवि फोर्सफुली उसका कलाई पकड़ लेता है, जिससे वो दर्द में चिल्लाती है और उस पर श्राप डाल देती है। वो क्लियरली उसको टैटू दिखाता है और शार्पली रिपीट करता है अपना सवाल कि एक ऑर्डिनरी ह्यूमन के हाथ पर हिल्ट फैमिली का एम्ब्लेम कैसे हो सकता है। गर्ल एंग्रीली रिप्लाई करती है, उसकी बातें नॉनसेंस बोलती है और कहती है कि इसका कोई मतलब नहीं। फिर रवि अपनी पर्पल डेमोनिक ऑरा अनलीश करता है, वार्न करते हुए कि अगर वो सच नहीं बताएगी तो वो बहुत बड़ी आपदा का सामना करेगी। वो अपनी टेरिफाइंग रेड ग्लो वाली आंखों के साथ उसके पास अप्रोच करता है और लास्ट टाइम पूछता है उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में। गर्ल टेरर में फ्रीज हो जाती है, उसके चेहरे को देखते ही रियलाइज करती है कि वो एक बीइंग के सामने है जो उसकी इमेजिनेशन से बहुत परे है। उसके पीछे एक ह्यूज और टेरिफाइंग डेमोन फिगर मैनिफेस्ट होता है। गर्ल टोटल पैनिक में चिल्लाती है, सोचती है कि क्या ये डेमोन है। उसका शौक और बढ़ जाता है जब वो सच्चाई समझती है कि सामने जो खड़ा है वो वाकई में एक पावरफुल बीइंग है। थोड़ी देर बाद वो स्टेमर करते हुए बोलती है, रवि स्टर्नली उससे ऑर्डर करता है कि सच बताओ। गर्ल क्राइंग के साथ बताती है कि वो वाकई में कुछ नहीं जानती और सिर्फ जायगी का नाम मेंशन करती है। वो एक्सप्लेन करती है कि जी ने उसे कहा कि ये टैटू लेना जरूरी है अगर वो उनकी क्रू ज्वाइन करना चाहती है, और साथ ही उसे वेट लॉस पिल्स भी दिए गए। जब रवि उसका हाथ पकड़ता है, वो एक फेंट सेंट स्मेल करता है जो उससे एमानेट हो रहा होता है। वो इमीडिएटली कंफर्म करता है कि ये सेंट उसने पहले डेमोन वर्ल्ड में स्मेल किया था। मेमोरी उसे पास्ट में ले जाती है जब वो छोटा बच्चा था और डेमोन वर्ल्ड के एक कासल में वॉक कर रहा था, एक डीप वेल की तरफ।
तब एक फैमिलियर वॉइस उसे कॉल करती है। वो टर्न करता है और देखता है बाम्बी, जो कहता है कि ये फॉरबिडन एरिया है। यंग रवि मॉकिंगली स्माइल करता है और कहता है कि बाम्बी इतना कॉवर्ड मत बनो, और बाकी को प्रोवोक करता है। बाम्बी प्रोटेस्ट करता है कि वो अफ्रेड नहीं है, बस पनिश नहीं होना चाहता। रवि कोल्डली रिप्लाई करता है कि फिर वो यहां से चले जाए और वो अपना रास्ता कंटिन्यू करे, फॉरबिडन एरिया की तरफ बिना कोई कंसर्न। शुरू में बाम्बी रिफ्यूज करता है रवि के साथ चलने के लिए, लेकिन रिलक्टेंटली डिसाइड करता है फॉलो करने का, जस्टिफाई करते हुए कि कोई नहीं जानता कि यंग प्रिंस क्या ट्रबल क्रिएट कर सकता है अगर अकेला छोड़ दिया जाए, और वो उसके पीछे डार्क कॉरिडोर्स में फॉलो करता है। बाम्बी एंग्जियस है, वंडर करते हुए कि रवि फॉरबिडन एरिया में कितना आगे जाएगा। दोनों कासल के डेप्थ्स में वॉक कंटिन्यू करते हैं। बाम्बी रवि का अटेंशन ग्रैब करने के लिए कॉल करता है। रवि कोल्ड सरकास्टिक टोन में रिप्लाई करता है कि वो नहीं जाने सकता कि उसके दिमाग में क्या है, क्योंकि अभी तक उसने कुछ नहीं बताया। बाम्बी एम्बेरस्ड होकर थ्रोट क्लियर करता है। बाम्बी बताता है कि उनका प्रेजेंस इस डार्क प्लेस में उसे एक पुरानी स्टोरी याद दिलाता है, उन लोगों के बारे में जिनकी आंखें लिमिट्स से परे देखती हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि जैसे वो समझता है, दो तरीके हैं जिनसे ये लोग अपनी साइट लॉस करते हैं, या तो वो ब्लाइंड हो जाते हैं कुछ एक्सट्रीमली ब्राइट देखकर, या उनकी आंखें एट्रोफी कर जाती हैं अगर वो बिल्कुल अंधेरे में रहते हैं, जैसे इस जगह। फिर वो अचानक साइलेंट हो जाता है। रवि उससे साइलेंट रहने का सिग्नल देता है और विस्पर करता है कि यहां कुछ है। दोनों एक वॉल के पीछे हाइड होते हैं और देखते हैं एक पेल हैंड ग्राउंड पर, जहां से एक ऑरेंज ग्लोइंग फ्लावर एक्सटेंड हो रहा है। बाम्बी ट्रेम्बलिंग वॉइस में वंडर करता है कि ये चीज क्या है। रवि डिसाइड करता है अप्रोच करने का, क्लियरली देखने के लिए, बाम्बी के टेरिफाइड वार्निंग्स इग्नोर करते हुए, जो चिल्लाता है कि ये डेंजरस है। जब वो अप्रोच करते हैं, वो जगह स्ट्रेंज फ्लावर्स से भरी हुई मिलती है, और बाम्बी कॉर्प्स पहचानता है जो ग्राउंड पर पड़ी होती है, शॉक में रियलाइज करते हुए कि वो जेरेमी हिल्ट की है। वो लाइफलेस बॉडी को फ्लावर्स से कवर देखते हैं, और रवि कंफर्म करता है कि जेरेमी वाकई में मर चुका है। क्यूरियोसिटी से ड्रिवेन, रवि हाथ एक्सटेंड करता है और एक फ्लावर को टच करता है, बाम्बी के स्क्रीम्स इग्नोर करते हुए, जो उसे वार्न करता है कि ऐसा मत कर। और जैसे ही वो टच करता है, नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।